दोस्तों, स्वागत है आपका प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 4 में। रोज की तरह आज भी अदिति ऑफिस के लिए तैयार हो गई और नाश्ता करने के लिए बाहर आई। बेटा, ठीक लगे तो ही जाना ऑफिस, वरना आज की छुट्टी ले लो। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी घर में बैठ के क्या करूंगी, बाहर रहूंगी तो फ्रेश महसूस करूंगी। ओहो, मैं तो ये कहती हूँ कि तुम ये जॉब ही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की, निर्मला जी ने बड़े ही सख्त होकर कहा। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चे की परवाह करता है और वैसे ही परवाह अदिति के माँ बाप अदिति की कर रहे थे। क्या मम्मी, तुम भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज कह रही हो जॉब छोड़ दो, कल कहोगी कोई अच्छा लड़का देख के इसकी शादी कर दो। मैं तुमसे पहले ही कहती हूँ, मैं कोई इतनी जल्दी ना तो ये जॉब छोड़ने वाली हूँ और ना ही शादी करने वाली हूँ। पहले ही कह देती हूँ मैं। अच्छा, तेरे कहने से क्या होगा, जो शिव जी के मन में होगा बस वही होकर रहेगा। ओफो निर्मला जी, बस करिए आप लोग, जो होगा देखा जाएगा। अदिति, जाओ बेटा, पर अपना ख्याल रखना। हाँ पापा। और मम्मा, आपको तो हाँ हाँ हमें मालूम है, तुम कराटे मास्टर हो और अच्छे अच्छों को सबक सिखा सकती हो। अदिति के बोलने से पहले ही माँ ने बोल दिया। राइट राइट मम्मी, तुम्हें सब पता है, फिर भी डरती हो। क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, तुम नहीं समझोगी। अच्छा बेटा, बस मेरे लिए एक काम करना, जाते जाते दुर्गा माँ के मंदिर में माथा टेकते हुए जाना। उतना तो कर सकती हो ना अपनी माँ के लिए। हाँ मेरी प्यारी माँ, ये तो मेरा पसंदीदा काम है। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं माता रानी से बात करे हुए, आज जरा गप्पे लड़ा ही लेती हूँ। अदिति अपनी माँ से हंस के कहती है। हे भगवान, माता रानी को भी नहीं छोड़ती है ये लड़की, माँ हंसते हुए बोली। अदिति ऑफिस जाते जाते दुर्गा माता जी के मंदिर में गई। अरे अदिति बेटा, तुम यहाँ, आज माता रानी जी से क्या काम करवाना है। मंदिर में बैठे पंडित जी ने हंसकर अदिति से कहा। अदिति हमेशा से उसी मंदिर में जाती थी, इसलिए पंडित जी भी उसे काफी अच्छी तरह जानते थे। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ ने पहले से बहुत कुछ दिया है और क्या मांगू उनसे, सिर्फ लोगों की सहायता कर सकूं, इतनी सद्बुद्धि हमेशा दे मुझे। वो तो तुम हमेशा से ही करती आ रही हो बेटा, आगे भी करोगी, उसमें कोई शक नहीं है। अचानक मंदिर में हड़बड़ी उठ जाती है, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। उनके बीच में से एक महिला मंदिर में प्रवेश करती है, जो हर शुक्रवार मंदिर आती थी। अंकल कौन है ये? अदिति ने बड़ी सहमी आवाज में पंडित जी से पूछा। अरे ये मालती जी हैं, सिंघानिया साहब है ना, बड़े नेताजी, उनकी पत्नी जी हैं ये हर शुक्रवार मंदिर में माथा टेकने आती हैं। बहुत बड़ी असामी है। हाँ भाई हाँ दोस्तों, सही सोच रहे हैं आप, ये करण की माँ ही हैं। देखा आपने, बड़ी जल्दी मुलाकात हो गई इनसे भी। अदिति ने देखा कि वो जो महिला थी वो दिखने में ही खानदानी लग रही थी। जरी की साड़ी, सिर के ऊपर पल्लू ओढ़ा हुआ, जेवर से जैसे उसको सजाया गया हो। चेहरे पे अलग ही तेज था उनके। अदिति उनको देखते ही रह गई। तभी उनकी नजर अदिति पे गई और उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। क्यों ना आती, जिसको मांगने के लिए वो मंदिर आई थी, उनके मांगने से पहले ही माँ ने उसे उनके सामने जो लाकर खड़ा किया था। उन्हें हंसता देख अदिति ने भी उनकी तरफ हंसते हुए देखा। अदिति माता रानी को नमस्कार करके जाने लगी तो पंडित जी ने आवाज लगाई। अरे अदिति बेटा, रुको, अभी इनकी पूजा कर लूं तो तुम भी प्रसाद लेके ही जाना। मालती जी खुद के हाथों से बना कर लाती हैं। उनका प्रसाद खाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। आज तुम हो तो मैं कहता हूँ कि तुम भी खाकर ही जाना। अदिति को अब रुकना ही पड़ा। पंडित जी ने पूजा कर ली, सभी लोगों में प्रसाद बांटा गया। अदिति ने प्रसाद लिया और दुर्गा माँ के सामने माथा टेका, पंडित जी को नमस्कार किया और पंडित जी ने कहा, हमेशा खुश रहो, और अदिति मुस्कुरा दी। अदिति ने मालती जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया तो मालती जी ने कहा, आपको दुनिया की हर खुशी मिले, सदा खुश रहो बेटी। मालती जी ने उसको उठाकर गले लगाया। अदिति को बड़ा अजीब लगा, पर मालती जी के चेहरे पर ऐसी खुशी थी मानो उन्हें कोई अपना मिल गया हो। अदिति उन्हें बाय बोलकर जाने लगी। कुछ कदम आगे ही आ गई थी कि अचानक से गोली चलने की आवाज आई। उसने घबराकर कानों पे हाथ रख लिया। थोड़ी देर उसको कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने आजू बाजू देखा तो मालती जी को गोली लगी थी। वो गिरने ही वाली थी
कि अदिति ने भागकर उन्हें अपनी गोद में लिया। इतने सारे बॉडीगार्ड होने के बावजूद ये कैसे हुआ था? मंदिर में चारों ओर घबराहट फैल गई। कुछ बॉडीगार्ड्स उस आदमी की तरफ भागे और कुछ मालती जी को उठाने लगे। मालती जी ने अदिति का हाथ जोर से पकड़ लिया था। बॉडीगार्ड ने उठाया, तब भी उन्होंने अदिति का हाथ नहीं छोड़ा, जैसे उन्हें अदिति उनके साथ ही चाहिए थी। अदिति ने भी ज्यादा ना सोचकर उनके साथ जाने लगी। बॉडीगार्ड ने उन्हें गाड़ी में रखा। अदिति ने उनके सर को अपनी गोद में लिया, जैसे छोटे बच्चे को लिया हो, और हाथ हाथों में लिया। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। इतने बड़े नेता की पत्नी पर हमला हुआ तो अब तक पूरी मीडिया में ये बात फैल गई थी। इन लोगों के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मीडिया वहां पर पहुंच चुकी थी। दोस्तों, मीडिया भी क्या गजब की चीज होती है। कौन कब कहां पहुंचने वाला है, इन्हें सब बराबर मालूम होता है। गाड़ी बस रुकी ही थी कि डॉक्टर्स, नर्स की सारी फौज तैयार थी। बॉडीगार्ड ने पहले से ही कॉल करके उन्हें तैयार रहने को कह दिया था। नर्स ने जल्दी से उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने और बॉडीगार्ड ने एक भी मीडिया को अंदर नहीं आने दिया। इन सब में अभी भी मालती जी ने अदिति का हाथ थाम रखा था। अदिति का पूरा ड्रेस खून से भर गया था। मालती जी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, पर वो हाथ छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। ये सब देखकर डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। अदिति ने उनके माथे पर दूसरा हाथ रखा और बोली, माँ जी, मैं यहीं पर रहूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे माता रानी पे पूरा भरोसा है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगी। आप जब तक ठीक होकर होश में आएंगी तो मैं आपको आपके सामने ही नजर आऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे आंटी। उसकी बात सुनकर मालती जी को होश नहीं था, पर फिर भी वो दर्द में भी मुस्कुरा दी और अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया। अदिति ने झुककर उनके माथे पर चूम लिया, मानो कुछ पल की मुलाकात पिछले जन्म के रिश्ते जैसी लग रही थी। इसके बाद मालती जी को अंदर ले जाया गया। अदिति वहीं बाहर एक बेंच पर बैठी हुई थी। टीवी पर न्यूज दिखा रहे थे, हमले की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। तभी उसे याद आया कि मम्मी और पापा ने भी न्यूज देखी होगी और उस फोटो में अदिति को उनके साथ देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गए होंगे। उसने तुरंत बैग में से फोन निकाला तो मम्मी, पापा, साहिल, अमित और ऑफिस से रीना, इन सब के बहुत सारे मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। उसने पहले घर पर कॉल किया। उसका कॉल देखते ही माँ ने रोते हुए सवाल किए। पापा भी घर पे आए थे। उसने दोनों को चंद शब्दों में हकीकत बताई और वो ठीक है ये भी बताया। दोनों तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए निकल गए। फिर उसने साहिल को भी कॉल करके बताया। वैसे तो सिंघानिया उसके ऑपोजिट पार्टी के थे, पर फिर भी उसने हॉस्पिटल आने की तैयारी करी। साथ ही साथ उसने रीना को मैसेज करके वो ठीक है और आज ऑफिस नहीं आने वाली है ये मैसेज कर दिया। और फिर उसके बाद उसका किसी और से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए उसने अपने फोन को वापस से बैग में रख दिया और आंखें बंद करके उसी बेंच पर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भागदौड़ी की आवाज आने लगी। उसने देखा तो एक 55 साल के आसपास का एक आदमी आ रहा था। उसके आजू बाजू बॉडीगार्ड्स थे। लोगों की बातों से उसे पता चला कि वो और कोई नहीं, सत्येंद्र जी ही हैं। बड़ी आसामी होने के कारण सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। वो स्टाफ से बात करके सिचुएशन का पता कर रहे थे। तभी अचानक से एक 20 साल की उम्र की एक लड़की जोर जोर से रोते हुए आई और आते ही सत्येंद्र जी के गले लगकर रोने लगी। पापा, मम्मी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उनकी किसी से क्या दुश्मनी थी पापा? बोलो ना पापा, मुझे माँ को देखना है। ये शायद उनकी बेटी ही थी। इसका अंदाजा अदिति को पहले ही लग चुका था। तभी जोर से भागते हुए एक लड़का आया। इसे देखते ही अदिति ने पहचान लिया कि ये तो वही कल वाला लड़का है। आज वो बहुत परेशान और गुस्से में लग रहा था। आते ही उसने डॉक्टर्स की नई फौज साथ लाई हुई थी और उन्हें काम पर लगा दिया। सारे के सारे एक से एक बेस्ट सर्जन थे। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमा हो गए। अदिति को डर लग रहा था। इतने बड़े लोगों में वो थी कौन? क्या कहेंगे लोग? पर उसने मालती जी को वादा किया था, इस वजह से वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। अब तक सबको पता चल ही गया था कि अदिति उनके साथ थी। दिया उसके पास आकर बैठ गई। माँ ठीक तो है ना? उनका ज्यादा खून तो नहीं बहा ना? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? दिया की बात सुनकर अदिति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अदिति को उसका चेहरा देख खुद को भी रोना आ रहा था। दिया को इस तरह देखकर अदिति ने उसे गले लगा लिया और कहा, शांत हो जाओ तुम, आंटी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और तुम्हें ऐसे रोते देख उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संभालो अपने आप को और भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा।
अदिति की बातों से दिया थोड़ी शांत हो गई। दोस्तों, सही कहा है किसी ने, दुनिया का पैसा एक तरफ और माँ का साथ एक तरफ। अदिति ने काफी देर तक उसको वैसे ही अपने पास बिठाए रखा। अब तक उसकी मम्मी पापा भी आ गए थे, वो भी सिंघानिया फैमिली को संभाल रहे थे। अदिति जाकर सबके लिए चाय ले आई। सबने पहले ना ही कहा क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल था, पर जब अदिति की फैमिली ने चाय पी ली तो सिंघानिया फैमिली ने भी चाय ले ली। अदिति चाय लेकर करण के पास गई। करण ने पहले चाय की तरफ और फिर अदिति की तरफ देखा और उसके बाद मुंह फेर लिया। उसने फिर से उसके सामने चाय रख दी। ऐसा 1-2 बार हुआ और तभी करण ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं आता? नहीं चाहिए मुझे चाय। आज करण बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। रॉबिन तो जैसे डर ही गया था कि अब उसका बॉस आगे क्या करेगा। नहीं पीनी तो नहीं पीनी। करण का गुस्सा देखकर अदिति ने कहा, नहीं पीनी तो ना सही, पर एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं जानती, पर जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही इस फैमिली में सबसे बड़े हो। अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो अंकल और दिया को कौन संभालेगा? जरा उनके बारे में भी सोचो। उन्हें तुम्हारी जरूरत है और उसके लिए तुम्हें फिट रहना जरूरी है। इतना कहकर अदिति ने चाय बाजू में रखी और दिया के पास चली गई। करण ने एक लंबी सांस ली और चाय उठा के एकदम पी ली। चाय पी के मानो उसे एनर्जी आ गई हो। साहिल और अमित भी आकर चले गए। ऑपोजिट पार्टी के होने के कारण ज्यादा देर रुकना उन्हें ठीक नहीं लगा, क्योंकि मीडिया को और एक सनसनी खबर जो मिल जाती। उन्होंने अदिति को ख्याल रखने के लिए कहा और सिंघानिया फैमिली को मिलकर वहां से चले गए। उतने में ही बातें बनना शुरू हो गई। नर्स अंदर बाहर भाग रही थी। कम से कम 4 घंटे की मेहनत के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट फाइनली बंद हो गई। दोस्तों, क्या हुआ होगा करण की माँ मालती सिंघानिया जी के साथ? मालती जी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या होगा आगे, जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।